नमस्कार। मैं एडवोकेट निधि पाल आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हुई हूँ उस काले दिन को याद करने के लिए जो हमारे इतिहास में एक बहुत ही बीभत्स बीभत्स हत्याकांड जो हुआ था आज ही के दिन 13 अप्रैल 1919 को, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत लंबे समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है। सबसे पहले जब हमारे देश में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ तो ये लोग हमारे देश में सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, परंतु धीमे 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 हमारे देश की कमजोरियों को देखते हुए और हमारे देश में जो उस समय में जो आपसी कलेश कह सकते हैं कि बीच बीच में जो हमारे देश में जो राजा हुए हैं उनमें नेतृत्व का अभाव या काफी सारे हमारे देश की समस्याएं जो यहाँ पे उस समय विद्यमान थी, उनके कारण जो जो अंग्रेजी कंपनी केवल हमारे देश में व्यापार के उद्देश्य से आई थी, तो उनको यहाँ पे इंडिया में इतना सहूलियत भरा माहौल मिला कि वो हम लोगों पे शासन करने का उन्होंने उद्देश्य बना लिया और धीमे धीमे लंबे समय तक हम लोगों पे शासन किया। हम देखते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हम जानते हैं, जलियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग है, वहां पर एक हत्याकांड होता है और बहुत ही बीभत्स हत्याकांड जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और ये हत्याकांड कैसे होता है कि हम देखते हैं कि 1914 1918 प्रथम विश्व युद्ध का ये काल था। तो पूरे जो अंग्रेज थे, पूरे यूरोपियन देश थे, प्रथम विश्व युद्ध में लगे हुए थे। तो उद्देश्य ये था कि अंग्रेजों का कहना ये था कि भारतीय अगर हमारा प्रथम विश्व युद्ध में हमारा साथ देंगे तो हम धीमे धीमे भारतीयों पर अत्याचार करना बंद कर देंगे और धीमे धीमे करके हम उनको स्वतंत्रता भी प्रदान कर देंगे। तो ये सारी चीजें थी। इन सब चीजों को जो हमारे भारतीय नेतृत्व को ऐसा ही बताया गया था कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारी मदद करिए और हम आपको धीमे धीमे करके आपके ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, आपके लोगों पर हमारे काले कानून नहीं थोपेंगे और आपको आजाद कर देंगे। तो इन्हीं सब बातों पर विश्वास करते हुए हमारे भारतीय जो नागरिक थे वो वहां पर लंबी लाखों की संख्या में प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से लड़े और कई लोगों ने शहादतें दी। इधर हम भारत में देखते हैं कई जो हमारे नौजवान क्रांतिकारी थे, तो वो लोग भी ये चीज देख रहे थे कि अंग्रेज हम पे और हमारी जनता पर लगातार अत्याचार करते ही जा रहे हैं। तो कई सारे क्रांतिकारी और आंदोलनकारी यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध अपना बिगुल फूंकने के लिए खड़े हो गए थे। उसी समय हम देखते हैं कि एक काला कानून जिसे रोलेट एक्ट, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक रोलेट एक्ट यहाँ पर लागू किया जाता है जिसे हम काला कानून भी कहते हैं। इसमें क्या था कि बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, मतलब कि किसी भी भारतीय क्रांतिकारी को या किसी भी भारतीय को बिना किसी कारण के, बिना किसी सीमा अवधि की, कोई सीमा अवधि नहीं थी, बिना किसी कारण बताए उनको बंद करके जेल में डाला जा सकता था, जिसका ना उन्हें कारण बताया जाएगा, ना लिमिट बताई जाएगी कब इन्हें छोड़ा जाएगा और कोई भी इस प्रकार का प्रावधान। तो इससे हमारे देश में बहुत लोग आक्रोशित थे कि अंग्रेज इस तरीके के कानून हमारे देश में क्यों लागू कर रहे हैं। हमसे तो ये कहा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध में आप हमारा साथ दीजिए तो हम धीमे धीमे भारतीयों पर अत्याचार करना बंद कर देंगे और एक समय आने पर उन्हें स्वतंत्रता भी प्रदान कर देंगे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद में क्या होता है कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो भारत के नेता हैं, जो हमारे आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे अपने अपने स्थानों पर, तो हमारे पंजाब में हम देखते हैं कि पंजाब के भी कई सारे लोग प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए गए थे। तो अंग्रेजों ने, जब हम लोगों ने उनका साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में, उसके बाद भी अंग्रेज अपनी बात पर अड़िग नहीं रहे और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना हम लोगों को स्वायत्तता प्रदान की, ना स्वतंत्रता की कोई बात की, बल्कि हम लोगों पर और एक काला कानून थोप दिया गया। और हमारे जो पंजाब के नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो धीमे धीमे पंजाब में विरोधी स्वर उठ रहे थे कि अंग्रेज सरकार ऐसा क्यों कर रही है, कि हमसे वादा किया गया था कि हम ऐसा करेंगे लेकिन फिर भी ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, हमने साथ दिया उनका प्रथम विश्व युद्ध में और आप ये सारी हम लोगों पर अत्याचार नहीं बंद कर रहे हैं। तो धीमे धीमे जगह जगह स्थान स्थान पर इन अंग्रेजों के विरुद्ध में लोग खड़े होने लगे। उसी बीच में हम देखते हैं कि 13 अप्रैल 1919 का दिन आता है, वैशाखी का दिन।
जो कि हमारे सिख समुदाय जो हमारे भारत देश में काफी संख्या में पाया जाता है, सिख समुदाय के लिए एक बहुत ही पवित्र दिन है, वैसाखी का दिन है। और 13 अप्रैल जब हम देखते हैं कि हमारे देश में जो फसल कटती है, गेहूं की मुख्यतः फसल वो कटती है, तो किसानों के बीच में बहुत खुशी का माहौल होता है। पंजाब में हम देखते हैं कि काफी सारे किसान बैकग्राउंड से लोग जुड़े हुए हैं, तो वो सभी लोग काफी खुश थे। 13 अप्रैल वैसाखी का दिन था, तो सभी लोग अपने खुशियां मनाने के लिए, आजकल हम देखते हैं जब हम खुश होते हैं तो हम अपने रेस्टोरेंट में जाते हैं अपने परिवार के साथ, लेकिन उस समय ये रेस्टोरेंट और ये सारी चीजें नहीं थी। उस समय लोग अपने परिवार के साथ में इकट्ठे होते थे, मेलों में जाते थे, मेलों का आयोजन होता था। इसी प्रकार से जलियांवाला जो बाग था, यहाँ पर काफी 2,500 से 3,000 की संख्या में लोग उपस्थित थे और अपनी खुशी मना रहे थे कि वैसाखी का त्योहार है और जो हमारी जो फसल है उसका पैसा हमें मिला है। तो बस उसी समय एक जनरल डायर अचानक से आता, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी आह्वान के कि यहाँ पे क्या होने वाला। 2,500 से 3,000 की संख्या में लोग जो उपस्थित थे, हर वर्ग के लोग वहाँ, युवा और बुजुर्ग, बच्चे भी थे, वहां पर महिलाएं भी थी। तो जनरल डायर अचानक आता है और वहां पर फायर का आदेश देता है। तो इतनी गोलियां वहां पर बरसाई गई, हमारे भारतीय लोगों पर इतनी गोलियां बरसाई गई जिनकी कोई गिनती नहीं थी, और कम से कम 1500 की संख्या में वहां पर लोगों की मृत्यु हो गई। और देख रहे हैं चारों तरफ चीख पुकार मच गई, और जितने लोग वहां पर घायल हुए थे उनके इलाज की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई, और सीधा आदेश था कि यहाँ बाहर से कोई अंदर नहीं जाएगा, अंदर से कोई बाहर नहीं जाएगा। जो लोग घायल अवस्था में पड़े थे वो वहां पर पड़े रहे, और अत्यधिक खून रिसाव के कारण धीमे धीमे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो एक इस प्रकार का हत्याकांड हमारे देश में हुआ, जो कि बहुत ही काला दिन हमारे देश का रहा है। लोग कहते हैं कि आजादी में क्या हुआ, कोई कहता है, और एक गाना भी आप लोगों ने सुना होगा, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो उस चीज में मैं कहना चाहूंगी कि बिना खड़क बिना ढाल के आजादी नहीं मिली थी। न जाने कितनों ने इस देश के लिए अपने आप को जेल में भेजा, न जाने कितनों ने शहादतें दी, तब बड़ी मुश्किल में हमको ये आजादी नसीब हुई है। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस देश में बैठे हुए हैं, आजाद हैं, आज हम पढ़ने लिखने, अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये कोई एक दिन की कहानी नहीं थी कि जो हम आज आजाद भारत में बैठे हुए हैं। आज हम कुछ भी अपने आप की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, कुछ कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, और हम अपने दैनिक क्रियाओं में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये आजादी बहुत ही शहादत, बहुत ही लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद हमको मिली है। तो हम सबका ये दायित्व है कि इस आजादी को सहेज के रखें, आपसी विवाद या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता के आधार पर इस आजादी को व्यर्थ ना जाने दें। हम एक आजाद भारत के नागरिक, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, जो ये हमारा भारत देश है, इसको और भी अधिक कैसे हम प्रोग्रेसिव, कैसे और भी भारत देश हमारा तरक्की करे, जैसे पूरे विश्व में हमारे देश का नाम हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आजादी कोई एक दिन की कहानी नहीं थी, ना किसी बिना खड़क ना बिना ढाल की मिलने वाली चीज है। ये बहुत लंबे स्वतंत्रता संघर्ष से हमें मिली है। तो हम सबों की जिम्मेदारी बनती है कि इस आजादी को सहेजें और अपने भारत देश के लिए निरंतर उसकी प्रगति के लिए जो भी हमसे बन सकता है वो हम कार्य करें। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो हमारे भारत देश की प्रगति पर या उसके उत्थान पर सवालिया निशान पैदा करे। और इसी के साथ आज मैं जलियांवाला बाग में जो लोग शहादत को प्राप्त हुए, जिन्होंने अपनी शहादतें दी, उन सबको नमन करती हूँ, उनके परिवारीजनों को कि किस तरीके से उन लोगों ने उस समय इस चीज को सहा होगा कि लगभग बता रहे कि 1500 लोगों की हत्या हुई और ना जाने कितने घायल हुए, जो कि घायलों के इलाज भी नहीं उनको मिल पाया, उनके परिवारीजन उनके पास नहीं पहुंच पाए। तो उनको मैं बहुत नमन करती हूँ कि कैसे उन्होंने इस भीभत्स घटना को सहा होगा। और इसके साथ साथ जो हमारे देश की आजादी में जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।